चलिए दोस्तों, रेडी हो जाइए। आइए दोस्तों, हम लोग कहाँ पर थे? अच्छा आइए, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एवं मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक और भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक 2 महीने के बाद मौद्रिक नीति लागू करती है, उनमें संशोधन करती है या उनमें बदलाव करना क्या है तो बदलाव करती है। यानी सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह, यानी कि अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा रहनी चाहिए या कितनी नहीं रहनी चाहिए, इस संबंध में जो नीतियां हैं इसका निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और इसके लिए वह जो नीतियां बनाता है उसे ही मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। और मौद्रिक नीति के 2 भाग हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक का सीधा अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना या घटाना, और मात्रात्मक नीतियों के तहत या मौद्रिक नीति के जो मात्रात्मक भाग थे, ठीक है, मौद्रिक नीति के जो मात्रात्मक भाग थे उस मात्रात्मक भाग के अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, ये सभी आते थे। और आप ये चीज समझ चुके हैं ना कि क्या होगा जब CRR बढ़ेगा या क्या होगा जब SLR बढ़ेगा। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR और SLR में परिवर्तन करके या उसकी CRR, SLR, रेपो या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर या घटाकर RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रवाह को नियंत्रित करते रहता है। अब मौद्रिक नीति के जो दूसरे भाग हैं उसका नाम है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण, मौद्रिक नीति के जो दूसरे अस्त्र है उसका नाम है गुणात्मक उपकरण। और गुणात्मक उपकरण का संबंध मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने से नहीं है। गुणात्मक उपकरण का संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने से, यानी कि अगर इसमें कोई परिवर्तन कर देगा तो इससे मुद्रा जितना है ना उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। जैसे CRR को अगर RBI बढ़ा देगा तो बहुत सारा पैसा RBI के पास चला जाएगा, मार्केट में पैसा कम पड़ जाएगा, या CRR को घटा देगा तो बहुत सारा पैसा RBI बैंकों को दे देगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं हम इन गुणात्मक उपकरणों की दोस्तों, तो गुणात्मक उपकरण के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा या अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह पर कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर ये क्या है तब? तो गुणात्मक उपकरण का मतलब होता है कि मौद्रिक नीतियों को सफल बनाने के लिए, मौद्रिक नीतियों को सफल बनाने के लिए बैंकों को, खासकर व्यापारिक बैंकों के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिया गया निर्देश है।
यानी कि गुणात्मक उपकरण जितने भी है ना, इसमें खासकर बैंकों को निर्देश दिए जाते हैं कि आप ऐसा करिए। बैंक हो सकता है कि वो हम नहीं भी कर सके, नहीं भी करे तत्काल। तो ये हमको समझ लेना जरूरी है कि गुणात्मक उपकरण का संबंध मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने घटाने से नहीं है, बल्कि इस उपकरण का संबंध निर्देश देने से है, जिसमें आरबीआई खासकर निर्देश देती रहती है व्यापारिक बैंकों को। अब ये गुणात्मक उपकरण का पहला जो है वो है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता। अब सीमांत आवश्यकता क्या है, इसको आप समझ लीजिए। हम जब पढ़ रहे थे कि बैंक के दो मुख्य काम होते हैं, एक मुद्रा जमा लेना और दूसरा मुद्रा उधार देना। मुद्रा उधार मतलब बैंकों के द्वारा जो ऋण यानी कि लोन दिए जाते हैं वे जमानत के आधार पर दिए जाते हैं। यानी आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ जमानत राशि देनी पड़ेगी, उसी जमानत राशि के आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। कुछ लोन होते हैं जिसके गारंटर खुद सरकार होते हैं, जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो लोन दिए जाते हैं उसमें आपको कोई जमानत नहीं देना है, क्योंकि उसमें गारंटर खुद बिहार सरकार है। लेकिन जब भी आप बैंकों से ऋण लेने जाइएगा, ठीक है, बैंकों से ऋण लेने जाइएगा, लोन लेने जाइएगा, वह ऋण आपको किसके आधार पर मिलेगा? जमानत के आधार पर ही मिलेगा दोस्तों, जमानत के आधार पर। अब जमानत का आधार जैसे घर हो गया, जमीन हो गया, शेयर हो गया, ठीक है, एफडी हो गया, इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो सकता है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट का पैसा। तो अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो अनिवार्य रूप से हमें क्या देनी पड़ेगी? जमानत। यानी कि लोन बिना जमानत के आधार पर हमें बैंक नहीं देगा। कुछ लोन बिना जमानत के आधार पर दिए जाते, लेकिन वे सरकारी लोन थे, मतलब सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिए जाते। तो योजना अंतर्गत दिए जाते हैं वो अलग बात है, उसमें जमानत खुद सरकार बन जाते हैं। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो 4 लाख का लोन स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें जमानत खुद बिहार सरकार है। यानी स्टूडेंट अगर उस ऋण को नहीं चुका पाएगा तो बिहार सरकार फिर उस ऋण को चुकाएगा बैंक को। अब ध्यान दीजिए कि ऋण लेने के लिए आपको जमानत देना ही पड़ेगा, बिना जमानत के बैंक आपको लोन नहीं देगा। और जब भी लोन दिए जाते हैं ना, उसकी मात्रा, उसकी कीमत जमानत की राशि से क्या होती है? कम है। ऋण की राशि आपके द्वारा बैंकों में रखे गए जमानत की राशि से क्या होगा? कम होगा। उदाहरण के लिए कि अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ लोन नहीं मिलेगा उस पर, 1 करोड़ से कम लोन देगा उस पर। तो कभी भी बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण अथवा लोन की राशि जमानत की राशि से हमेशा क्या होता है? कम होता है, बराबर या अधिक नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। अब दोस्तों यहां पर आ जाइए, समझना है हमें किसको? सीमांत आवश्यकता को। सीमांत आवश्यकता क्या है? तो जमानत की राशि, जमानत की राशि अब माइनस जमानत की राशि माइनस ऋण की राशि, जमानत की राशि माइनस ऋण की राशि के अंतर को, जमानत की राशि और ऋण के राशि के अंतर को ही क्या कहते हैं? सीमांत आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीमांत आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत आवश्यकता कहते हैं। मान लीजिए कि आपने जमानत रखे हैं, ठीक है, जमानत रखे हैं जमीन का कोई टुकड़ा जो कितना का है?
और आपको बैंक ऋण दिया कितना का, तो सीमांत आवश्यकता कितना है, 10 लाख। तो सीमांत आवश्यकता क्या है, तो जमानत की राशि, बैंकों में जो आप जमानत रखे हैं उसकी कीमत और उसके आधार पर जो आपको ऋण मिला है उसकी कीमत के अंतर को ही क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता। अगर हम कोई जमीन के टुकड़े जिसकी कीमत 20 लाख रुपया है और वो हम जमानत के तौर पर बैंक में दिए, उस 20 लाख के जमीन के टुकड़े के आधार पर अगर बैंकों ने 20 लाख का ऋण मंजूर करके हमें प्रदान किया, तो यहां पर सीमांत आवश्यकताएं कितने का है, 10 लाख का ऋण दिया तो सीमांत आवश्यकता कितना है दोस्तों, तो सीमांत आवश्यकता समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए दोस्तों कि क्या होगा सीमांत आवश्यकता बढ़ जाएगा तो क्या होगा अगर सीमांत आवश्यकताएं बढ़ जाए। तो आप देख रहे हैं कि सीमांत आवश्यकता फिलहाल कितना है, अगर इसको बढ़ा करके हम 15 लाख कर दें, सीमांत आवश्यकता को बढ़ाकर 15 लाख कर दें, तो ऋण की राशि घटकर कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी ना। तो अगर सीमांत आवश्यकता बढ़ा तो बैंकों के द्वारा ऋण कम मात्रा में दिया जाने लगता है। अगर सीमांत आवश्यकता बढ़ा तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर सीमांत आवश्यकता बढ़ा तो बैंकों के द्वारा ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है। अगर सीमांत आवश्यकता 10 लाख था तो 10 लाख लोन मिल गया। फिलहाल हम इस केस में बात कर रहे हैं। और सीमांत आवश्यकता अगर 10 लाख था तो लोन की राशि यहां पर 10 लाख था। अगर हम सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दे 15 कर दे तो निश्चित रूप से अब व्यक्ति को 20 लाख के जमानत पर कितना ऋण दिया जाएगा, 5 लाख ऋण दिया जाएगा। वहीं फिर सीमांत आवश्यकता की दर को घटा दे, सीमांत आवश्यकता को दर को घटा दे, मान लीजिए कि 10 के जगह 5 कर दे तो 20 माइनस 5 यानी कि ऋण की राशि 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 15 लाख। अर्थात जब मौद्रिक नीति के तहत सीमांत आवश्यकताओं को घटाया जाता है तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है। और मौद्रिक नीति के तहत अगर सीमांत आवश्यकता को बढ़ाया जाता है तो ऋण देने की क्षमता घट जाती है। सीमांत आवश्यकता बढ़ेगा तो ऋण देने की क्षमता क्या होगी, घटेगी। सीमांत आवश्यकता घटेगा तो ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, ऋण देने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हो गया, बात समझ गए कि ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। सीमांत आवश्यकता समझ गए। अब इसमें अगर पूछ दे क्वेश्चन कि अगर मौद्रिक नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत आवश्यकता में वृद्धि कर दी है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रा के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस बैंकों के ऋण देने की क्षमता घट जाएगी। क्लियर है, बात समझ गए। यानी सीमांत आवश्यकता को बढ़ने का मतलब है कि अब आपको जमानत पर कम राशि मिलेगी, यानी आपको अधिक से अधिक जमानत की राशि गिरवी रखना है अगर ज्यादा लोन लेना है तो। सीमांत आवश्यकता बढ़ने का मतलब, कोई दिक्कत, सीमांत आवश्यकता में कोई दिक्कत, बढ़ने घटने का असर क्या होगा इसका कोई दिक्कत। दूसरा, साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए दोस्तों। साख की राशनिंग का मतलब यह हुआ कि जब आरबीआई बैंकों को किसी खास क्षेत्र
किसी खास क्षेत्र को ऋण देने की सीमा निर्धारित कर दे, ऋण देने की कोटा तय कर दे, तब इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साख की राशनिंग कहा जाता है। समझिए बात को, ठीक है? इस बात को समझिए, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। नोट देते हैं घर पर पढ़ने के लिए, घर पर से पढ़ कर आते हैं, हाँ बोलते समझाते तो मिलाते रहते, क्या क्या मिला समझ लीजिए पहले, उसके बाद तो तुरंत बार बार रिपीट तो हम कर ही रहे हैं। साख की राशनिंग का मतलब हुआ कि जब आरबीआई बैंकों को यह कह दे कि आप इस क्षेत्र को इससे ज्यादा ऋण नहीं दे सकते हैं, या इस क्षेत्र को ऋण दे ही नहीं सकते हैं, या इस क्षेत्र को इतना ही ऋण दे सकते हैं, यानी कि व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के तरफ से ऋण देने का कोटा निर्धारित जब कर दिया जाता है, ऋण देने का कोटा जब निर्धारित कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता क्या? साख। यानी साख की राशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है साख की राशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऋण देने का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आरबीआई ने व्यापारिक बैंकों को निर्देश दे दिया कि आपके बैंक में किराना दुकान खोलने के लिए जितना भी लोन लेने के लिए आएगा ना, उसको लोन नहीं देना है। सब बैंक को भेज दिया मैसेज कि किराना दुकान खोलने वाले लोगों को कोई ऋण प्रदान नहीं करना है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया या चिट्ठी लिख दिया कि कोई भी व्यापारिक बैंक किराना दुकान खोलने के लिए जो ऋण अप्लाई करेगा उसे ऋण प्रदान नहीं करना है, तो इसका मतलब आरबीआई क्या कर रहा है? साख की राशनिंग कर रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा आरबीआई क्यों करता है। तो आप जानते हैं कि आरबीआई के एक कार्य यह भी था, आर्थिक सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसे समय समय पर प्रकाशित करते रहना। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते रहता है और भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा लगाते रहता है। मान लीजिए कि अब आरबीआई को अपने आंकड़ों के माध्यम से यह पता चल गया कि आने वाले समय में भारत के लोग कार नहीं खरीदेंगे। ये आंकड़ों के आधार पर मान लीजिए आरबीआई को पता चला कि आने वाले समय में भारतीय ग्राहक कारों को नहीं खरीदेंगे, वे साइकिल पर ज्यादा ध्यान देंगे। यह बात पता चला, मान लीजिए पता चला, या किसी और तरह की कोई आर्थिक सूचनाएं हाथ लगा कि भविष्य में मार्केट में ऐसा हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आरबीआई को अपने आंकड़ों के आधार पर यह पता चल रहा है कि कार का मार्केट या ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे चलकर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो वह तुरंत बैंकों को निर्देश दे देगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज्यादा लोन नहीं देना है। 100 करोड़ मांगे तो 25 करोड़ देना है, 75 करोड़ किसी तरह घुमा फिरा के नहीं देना है। निर्देश जारी कर दिया सब व्यापारिक बैंक को। यह करना क्या कहलाएगा? साख की राशनिंग। यानी साख की राशनिंग इसलिए सरकार आरबीआई के द्वारा किया जाता है, साख की राशनिंग इसलिए आरबीआई के द्वारा किया जाता है कि ताकि उन्हें अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई ऐसी सूचना मिलती है और लगता है कि यह क्षेत्र काफी खराब करेंगे या यह क्षेत्र ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए वह बैंकों को आगाह कर देता है। अब साख की राशनिंग का उल्लंघन भी हो सकता हो, साख की राशनिंग का उल्लंघन हो सकता है। यानी कि कह दिया, मान लीजिए आरबीआई बैंक को कह दिया कि विजय माल्या जो है वह भागने वाला है, इसीलिए भाग गया है। मान लीजिए कि आरबीआई को अपने आंकड़ों से बहुत दिन पहले पता चल गया कि विजय माल्या का कंपनी अब डूबने वाला है, तो वो तुरंत बैंकों को निर्देश जारी करेगा कि विजय माल्या के कंपनी को कोई भी बैंक 1 भी रुपया लोन प्रदान। यह करना क्या कहलाया? तो साख की राशनिंग के तहत आरबीआई जो है
अरे ध्यान दीजिए, बात करते हैं बगल में पीछे में बैठिए, बीच में बात करने का कोई तुक नहीं बनता। आप नौकरी नहीं करिएगा इसका मतलब सबको नौकरी करने नहीं दीजिएगा। देख रहे हैं तीनों मोटका एक जगह है। हम 2 दिन से हरकत देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे घूम लेता है। क्या बात करता है? अरे हमारा बात सुनिए, हमारा बात सुनिए। बात करते हैं ना दोस्तों तो बगल वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात कर रहे हैं, बगल वाला डिस्टर्ब हो गया। ध्यान दीजिए, अरे 2 घंटा का बात है, 2 घंटा में बहुत कुछ समझ जाइएगा। सही से मेहनत करिएगा, नौकरी नहीं भी होगा तब भी आप सक्सेस रहिएगा, कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। और नहीं कुछ तो नीतीश कुमार का मास्टर तो बनिए जाएगा। क्या सबसे आसान एग्जाम कंपटीशन में अब सीटेट स्टेट निकालना रह गया है, नहीं तो सब एग्जाम इतना टफ होते जा रहा है कि सबका कटअप जो है 80% फेंका जा रहा है। एक मास्टरी का कटअप 60% है। ठीक है, तो ठीक तरह से पढ़िएगा तो जिंदगी में सक्सेस होइएगा ही होइएगा। और कंपटीशन उतना आसान नहीं है कि आप इधर उधर करिएगा। अरे बोले बात करने घर पर बुलाइए, बात करिए। तो साख की राशनिंग समझ गए ना? किसी खास क्षेत्र को अगर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को किसी खास क्षेत्र को ऋण देने की कोटा तय कर दे या ऋण देने के लिए मना कर दे तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साख की राशनिंग। जब तब किया जाता है कि जब आरबीआई को अपने सूचनाओं आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी हाथ लगती है, उसी के अनुरूप वो व्यापारिक बैंकों को निर्देश देता है कि इतना लोन दीजिए, इतना लोन नहीं दीजिए, इसको नहीं दीजिए, उसको दीजिए, इसको लोन देना है, इसको लोन नहीं देना है, इसको इतना ही लोन देना है, इसको देना ही नहीं है। ये सब क्या कहलाया? साख की राशनिंग कहलाया। क्या कहलाया? तो सीमांत आवश्यकता समझ गए, साख की राशनिंग समझ गए। और तीसरा है नैतिक दबाव या नैतिक प्रभाव, जो भी कह लीजिए, या प्रभाव भी लिख देते हैं। गुणात्मक उपकरण की तीसरी जो बात है वह है नैतिक प्रभाव। और नैतिक प्रभाव का क्या मतलब होता है? कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यापारिक बैंक मौद्रिक नीतियों का ठीक से पालन नहीं करता है या आरबीआई के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करता है। जैसे आरबीआई निर्देश दे दिया कि किराना दुकानदारों को लोन नहीं देना, मान लीजिए ऐसा अभी हुआ नहीं है, और उस निर्देश का बहुत बैंक पालन नहीं किया, बहुत बैंक जो है किराना दुकानदार को लोन दे दिया। तो जब कभी व्यापारिक बैंक आरबीआई के निर्देशों को ठीक तरह से पालन नहीं करती है, तब गुणात्मक उपकरण के तहत आरबीआई किसका सहारा लिया जाता है? नैतिक प्रभाव का सहारा लिया जाता है। जब कोई व्यापारिक बैंक मौद्रिक नीति के तहत सीमांत आवश्यकता और साख की राशनिंग के बातों का पालन नहीं करता है, या आरबीआई इसके अतिरिक्त और कोई अगर निर्देश दिया है उसका पालन नहीं करता है, तब इस्तेमाल किया जाता है किसका? नैतिक प्रभाव का। यानी कि नैतिक प्रभाव गुणात्मक मौद्रिक नीति के वे अस्त्र हैं जो तब इस्तेमाल में लाए जाते हैं जब व्यापारिक बैंक कोई निर्देश आरबीआई का नहीं माना हो या मानने के लिए आनाकानी कर रहा हो। और नैतिक प्रभाव के तहत क्या किए जाते हैं? नैतिक प्रभाव के तहत क्या किए जाते हैं? तो नैतिक प्रभाव के तहत बैंक पहले आरबीआई मनाता है। पहले क्या करता है? मनाता है। चिट्ठी लिखता है कि आपको हम बोले थे, आप नहीं किए, इससे हमें बहुत दुख हुआ, आगे ऐसा नहीं होनी चाहिए। 1-2 बार बैंक को चिट्ठी लिखा या किसी अन्य माध्यम से बैंक को बताया कि आप बात नहीं मान रहे हैं, इस तरह करिएगा तो मौद्रिक नीति ठीक से कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था पर इसका खराब स्थिति पड़ेगा, इसलिए आप बात मानिए।
बार बार चिट्ठी लिख रहा है, बार बार कोई अन्य माध्यमों से बैंक को बता रहा है कि आप ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। तो यही क्या कहलाता है? आरबीआई ने मान लीजिए किसी एचडीएफसी को बैंक लोन लिखा कि आपने सीमांत आवश्यकता की जो मात्रा हमने निर्धारित किए थे उसका 2 जगह उल्लंघन किए हैं, उसका आप 2 जगह उल्लंघन किए हैं, हम चाहते हैं कि आगे से यह उल्लंघन नहीं होगा। ये चिट्ठी लिखा। मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक ने सीमांत आवश्यकता का उल्लंघन कर दिया कहीं पर और यह बात आरबीआई को पता चल गया, तो आरबीआई चिट्ठी या अन्य किसी माध्यम से एचडीएफसी बैंकों को सूचित करेगा कि आपने सीमांत आवश्यकताओं को 2 जगह उल्लंघन किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। यह अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर पैदा करेगा। हम चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक आगे से किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना करे। अगर इस तरह का चिट्ठी एचडीएफसी को मिला या कोई ईमेल या किसी अन्य माध्यम से आरबीआई अगर सूचना दिए तो ये क्या कहा जाएगा? नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव में 2 शब्द छुपा हुआ है, एक मनाना और दूसरा दबाना। पहले मनाया जाता है कि पालन कीजिए, चिट्ठी लिखा जाता है, और उसके बाद दबाया जाता है। दबाने का क्या मतलब हुआ कि व्यापारिक बैंक एक बार मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक मान लीजिए कि सीमांत आवश्यकता का उल्लंघन किया नहीं है, मान लीजिए अगर किया तो उससे पहले चिट्ठी लिखा, वो क्या कहलाया? मनाना। आरबीआई चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि आगे से उल्लंघन नहीं होनी चाहिए, 2 बार अगर हो गया तो इसको आप क्या कहिएगा? मनाना। कि आरबीआई मना रहा है कि आप बात को मानिए जो हम कर रहे हैं। अनैतिक प्रभाव का दूसरा अर्थ क्या है? दबाना। अब क्या दबाने का मतलब क्या हुआ कि अब एचडीएफसी गया लोन लेने के लिए, आरबीआई अंतिम ऋणदाता है, अब एचडीएफसी लोन लेने गया 200 करोड़ लोन। आरबीआई कहेगा लोन काहे देंगे, आप मेरा बात माने थे, चिट्ठी लिखे फिर भी बात नहीं माने, आपको लोन नहीं देंगे। एचडीएफसी कहेगा लोन जरूरी है, फिर भी कहेगा आरबीआई नहीं देंगे, देंगे कल देंगे, परसों देंगे। अब आरबीआई उसको दोहराएगा, ये भी क्या कहलाएगा? नैतिक प्रभाव। यानी पहले हम मना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, करना मत रोकिए, और उसके बाद आप नहीं माने तो अब हम दबाएंगे आपको, क्या करेंगे? सबको लोन देंगे आपके सामने में, आपको लोन नहीं देंगे। ये क्या हुआ? दबाना। तो नैतिक प्रभाव का मतलब 2 शब्दों से है, पहले मनाइए अगर पालन नहीं हो रहा है, और उसके बाद दबाइए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? नैतिक दबाव समझ गए ना? उसके बाद गुणात्मक उपकरण के तहत चौथा होता है प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। ध्यान दीजिए, गुणात्मक उपकरण के तहत आरबीआई प्रत्यक्ष कार्रवाई का सहारा तब लेती है जब नैतिक दबाव या नैतिक प्रभाव विफल हो जाता है। जब गुणात्मक उपकरण के तहत आरबीआई के द्वारा नैतिक दबाव या नैतिक प्रभाव जो लागू किया गया वह अगर विफल रह गया, तब आरबीआई किसको अपनाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई। यानी अगर नैतिक दबाव सफल रहा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई की कोई जरूरत थी, अगर नैतिक प्रभाव सफल नहीं रहा तब जरूरी है किसकी? प्रत्यक्ष कार्रवाई की जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक को आदेश दिया कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एटीएम खोल दीजिए, यहां पर आदेश दिया कि 5 एटीएम खोल दीजिए, क्योंकि आपने शहरी क्षेत्रों में 10 खोल लिए हैं तो 5 ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर खोल दीजिए। यह आरबीआई मान लीजिए पीएनबी बैंक को निर्देश दिया। अब पीएनबी वाला खोलिए न रहा है, फिर आरबीआई चिट्ठी लिखा कि आपको जो 2 महीना पहले बताए थे कि आपने 10 शहरी क्षेत्र में एटीएम खोला, 5 ग्रामीण क्षेत्र में खोलिए, अब तक आप नहीं खोले हैं, हम एक बार आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि खोलिए। ये क्या एक नैतिक प्रभाव है? लेकिन पीएनबी फिर नहीं माना, फिर 2 महीना बाद चिट्ठी लिखा कि खोलिए, फिर भी पीएनबी नहीं माना। अगले बार आरबीआई चिट्ठी लिखेगा
कि हमने आपको बार बार कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एटीएम खोलिए, लेकिन आपने हमारी बातों की अवहेलना की है। अब हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने शहरी क्षेत्र का 10 एटीएम बंद कर लीजिए, तुरंत बंद कर लीजिए, कल ही बंद कर लीजिए। क्या हो गया? ये कार्रवाई हो गया। बार बार कर रहा था ग्रामीण क्षेत्र में खोलिए खोलिए, नहीं था बैंक कोई नहीं ध्यान दे रहा था, खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे, उसके बाद करेगा नहीं खोलेगा, इसका जो खुला है वो बंद करा देंगे। इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। तो जब डायरेक्ट एक्शन का मतलब हुआ कि नैतिक प्रभाव विफल हो जाना, तो नैतिक प्रभाव विफल हो जाने के बाद आरबीआई तगड़ा एक्शन लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोलिएगा तो शहरी क्षेत्र का बंद करा देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच नहीं खोलिएगा तो शहरी क्षेत्र में बंद करा देंगे, किसानों को लोन नहीं दीजिएगा तो अंबानी का भी लोन देना बंद करवा देंगे। ये सब क्या है? बहुत बैंकों में ऐसा होता है कि किसान को टरकाते रहेगा, किसान लोन लेने जाएगा, उसको कह देगा किसके लिए लोन ले, धान के खेत के लिए, आगे बाढ़ होने वाला, धान डूब जाएगा, न लीजिए लोन, जाइए। ठीक है, ऐसा होता है, किसान को घुमाया जाता है। आप जाइएगा बैंक लेने के, सर लोन दीजिए, धान का खेती करना है 10 एकड़ में। अब बैंक वाला को लोन देने के लिए नहीं है, मान लीजिए आपको लोन देना नहीं चाहते तो सीधे कहेगा धान लगा रहे हैं 10 एकड़ में, बाढ़ होने वाला है, बाढ़। आपको सूचना नहीं मिली है तो बाढ़ होने वाला है, यस बाढ़ होने वाला है। किसान सलाहकार को बुलाइए तेजी से, किसान सलाहकार आएगा कि बाढ़ होने वाला है, फिर भी आप लोन दिलवा रहे हैं किसान को, डुबाइएगा। सर धान नहीं लगाएंगे, भले हमको आज ही बैंक में पता चला बाढ़ आने वाला है। तो इस तरह से टरका दिया। अब वहीं बड़ा आदमी गया, बैंक वाला देखा रहे इसके खाता में तो 50 लाख जमा है पहले से एफडी, और वो मान लीजिए वो व्यक्ति गया 10 लाख लोन लेने के लिए, उसको और समझाकर 30 लाख लेवा देगा कि आप 10 लाख क्या कर 30 लाख लोन लीजिए, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो एफडी होगा। अब बैंकों को पता ही भागे का कौन, इसका एफडी हमारे पास है, कुछ होगा एफडी निकाल लेंगे इसका। तो कभी कभी बैंक ऐसे करता है कि जिनको जरूरी है उनको लोन नहीं देता है, और जिनमें देखता है कि बैंकों को फायदा उसको तुरंत लोन दे देता है और ज्यादा लोन देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को प्रभाव पड़ता है। तब जब बैंकों को पता चला कि बैंक ऐसा ऐसा कर रहा तो डायरेक्ट कहेगा, सीधा लिखेगा कि आप जो है ऐसे लोगों को कतई ऋण नहीं देंगे जिसका एफडी आप ही के बैंक में है, आप ऐसे व्यक्ति को ऋण नहीं देंगे। ये साख की राशनिंग भी हो गया और साथ साथ क्या हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई के श्रेणी में भी आ जाता है। तो जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों के संबंध में उनके लाइसेंस ही रद्द कर दे, उनको किसी खास काम करने से ही रोक दे, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई कहा जाता है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई का सहारा तभी लिया जाता है दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्रवाई का सहारा तभी लिया जाता है जब नैतिक प्रभाव क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। जब नैतिक प्रभाव क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। जब नैतिक प्रभाव क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए? उसके बाद 5वां है विभेदक ब्याज दर। विभेदक ब्याज दर को क्या? हाँ, तो बैंक का शाखा हो तो उसको बैंक के नहीं कहिएगा। हम क्या बोले कि मान लीजिए कि पीएनबी को 5 ब्रांच बंद करने का आदेश दे दिया गया, तो यह किस पर कार्रवाई कहा जाएगा? पीएनबी पर कार्रवाई कहा जाएगा। ठीक है, तो बैंक का मतलब बैंक के ब्रांचेस ही है। ठीक है, लेकिन आदेश तो मुख्यालय जाएगा। अगर आदेश का बात करिएगा कि आरबीआई ने पीएनबी को 5 ब्रांच बंद करने का आदेश दिया है, आरबीआई का यह आदेश कौन जाएगा? यह आदेश मुख्यालय में जाएगा। ठीक है, यह आदेश कौन जाएगा? मुख्यालय में। ये नहीं कि जिस ब्रांच को बंद करने का आरबीआई का आदेश उस ब्रांच में जाएगा और मैनेजर चिट्ठी को पढ़ेगा, नहीं, सीधे मुख्यालय भेज जाएगा पीएनबी के। अब वहां जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो उस पर संज्ञान लेगा। आइए, अब है विभेदक ब्याज दर। विभेदक ब्याज दर की शुरुआत 1972 में की गई थी। कब की गई थी?
यानी 1972 से पहले गुणात्मक उपकरण के तहत विभेदक ब्याज दर नहीं थी। तो विभेदक ब्याज दर की शुरुआत जो है दोस्तों 1972 में की गई थी और इसका उद्देश्य था गरीब जनता को ऋण प्रदान करना। मतलब सबको जिस रेट पर लोन दे रहे हैं उससे कम रेट पर किसान और गरीबों को लोन मुहैया कराने के लिए, ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? विभेदक ब्याज दर का मतलब हुआ कि आपको हम 10% पर लोन देंगे लेकिन इनको हम 4% पर देंगे, इनको हम फ्री में देंगे, कोई ब्याज नहीं लेंगे। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो इसी पॉलिसी को क्या कहते हैं? विभेदक ब्याज दर का मतलब हुआ कि हर वर्ग के लोगों को अलग अलग ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। और विभेदक ब्याज दर को मौद्रिक नीति के तहत लाने का उद्देश्य यह था कि गरीब और किसान जो व्यक्ति है उन्हें ऋण मुहैया कराया जाए। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? अब विभेदक ब्याज दर में सिर्फ ये जाता है जैसे कि अभी नियम है कि 1% बैंक अपना जितना भी लोन दे रहा है, बैंक के जितना भी ऋण बांटा है उसका 1% उसे गरीब आदमी को देना पड़ेगा। वो भी कितना परसेंट पर? 4%। तो विभेदक ब्याज दर का मतलब हुआ कि हर वर्ग के लिए कोई ब्याज की एक दर नहीं बल्कि क्या हो जाना? अलग अलग हो जाना। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीब जनता, किसानों के हितों को क्या करना? सुरक्षा करना। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार नजर दोहराइए। क्या बोले? हाँ हाँ, अभी भी आप व्यवसायिक लोन लेने जाइए उस पर बहुत ब्याज है, कृषि लोन लेने जाइए उस पर कम ब्याज है। ठीक है, अब व्यवसाय के लिए लोन लेने जाइएगा उसका ब्याज दर बहुत हाई है, लेकिन वहीं आप कृषि एग्रीकल्चर के लिए लोन लेने जाइए उस पर ब्याज क्या है? कम है। ऐसी स्थिति को आप क्या कहिएगा? विभेदक ब्याज दर। व्यवसाय के लिए आप 10 लाख ले रहे हैं उस पर ब्याज की दर अधिक होगी, वही कृषि के लिए आप 10 लाख लोन ले रहे हैं उस पर ब्याज की दर क्या होगी? अगर ऐसी स्थिति है और है वर्तमान में तो ये क्या कहलाएगा? हालांकि 1972 से पहले ये प्रचलन में नहीं था, 1972 में आया। ओके दोस्तों, तो गुणात्मक समझ गए? ऑनलाइन चल रहा है ठीक से? देखें एक बार नजर दौड़ा लीजिए, सब कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में शुरुए दिन बताए थे। हाँ, जनेवा में किसका मुख्यालय है? अब फिलहाल आरबीआई का तो नहीं है। चलिए, जनेवा में मुख्यालय किसका है पता नहीं कर सकते हैं? आए गुणात्मक को पढ़िए दोस्तों। कहिए ऑनलाइन वाले, रंजन कुमार कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ा रहे हैं, कुछ ध्यान है मुख्यालय पर। अरे पढ़िए साग की राशनिंग को। मनीष कुमार, मन्नू कुमार, कोई दिक्कत? तो मौद्रिक नीति हमको क्लियर हो गया। बाजार की तरलता का क्या आशय है? ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बाजार की तरलता, बाजार की तरलता का मतलब बाजार में रुपया पैसा
हम कहते हैं कि अभी बाजार में पूरी खूब तरलता, इसका मतलब है कि लोग के पास जबरदस्त करेंसी है, खूब खरीदारी कर रहा है। ठीक है, जब हम यह बात बोलते हैं कि बाजार में अभी तरलता बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास ढेर सारी करेंसी है और वो जमकर खर्च कर रहे हैं और बिक्री जमकर हो रही है। बाजार की तरलता घट गई, मतलब दुकान वाला सब बैठल है, खरीदारी हो नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो तरलता का सीधा अर्थ अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव से है दोस्तों। तरलता का सीधा अर्थ अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव से है। मुद्रा खूब है लोगों का, तो इसका मतलब होता है बिक्री खूब होगी, इसका मतलब बिक्री खूब होगी। तो हमको लगता है मौद्रिक नीति में कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग आप इस चैप्टर के मूल बातों को समझ चुके हैं। मौद्रिक नीति और बैंकिंग दोनों को समझ गए ना, मौद्रिक नीति और बैंकिंग को समझ गए ना। आइए एक नई चीज को समझते हैं, वो है लैप। ठीक है, लैप, इसको समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, को सही कर लीजिएगा, फैसिलिटी। लैप यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लैप। मौद्रिक नीति को आप समझ गए, लैप। अब लैप क्या है इसको समझना है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, क्या है, पहले इसको समझिए कि मौद्रिक नीति के तहत लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लागू करने का सुझाव नरसिम्हम कमेटी ने दिया था। किसने दिया था? बैंकिंग में सुधार के लिए नरसिम्हम समिति का गठन 1998 में किया था। बैंकिंग सुधारों से संबंधित एक कमेटी 1998 में गठित की गई थी, और वह कमेटी कौन थी? नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम समिति थी। और यही समिति थी जो सबसे पहले मौद्रिक नीति के तहत क्या लागू करने का विचार, और नरसिम्हम समिति के सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इसे 1999 में प्रायोगिक तौर पर लागू किया। कुछ क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया। कब? 1999 में। और सन 2000 ईस्वी में पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, सन 2000 में दोस्तों पूर्ण रूप से यह लागू हो गया, पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो लैप की अगर बात करें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें, तो अगर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है तो मौद्रिक नीति के ही भाग है। बात को समझ रहे ना? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है तो यह मौद्रिक नीति के ही भाग है। जिस तरह सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, गुणात्मक, जितने भी मात्रक थे सब मौद्रिक नीति के भाग थे। तो यह लैप भी किसका हिस्सा है? मौद्रिक नीति का। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि लैप किसका हिस्सा है, मौद्रिक नीति का या राजकोषीय नीति का या विदेश व्यापार नीति का या इनमें से कोई नहीं। तो मौद्रिक नीति का हिस्सा है। और मौद्रिक नीति में लैप को लागू करने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया? और आरबीआई ने मौद्रिक नीति के तहत लैप को कब लागू किया? हालांकि प्रायोगिक तौर पर कब लागू कर दिया था, लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 2000 में। पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 2000 में। अब आइए कि दोस्तों मौद्रिक नीति के तहत क्या है सीमांत आवश्यकता, क्या है साख नीति, ये सारे चीज आप समझ चुके हैं। तो लैप क्या है दोस्तों? लैप मौद्रिक नीति का वह अस्त्र है
लैप मौद्रिक नीति का वह स्तर है जिसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर तरलता घटाया या बढ़ाया जाता है। यानी लैप मौद्रिक नीति का वो अंग है जिसका इस्तेमाल सिर्फ कितने दिन के लिए होता है? एक दिन के लिए। लैप मौद्रिक नीति का वो अस्त्र है जिसके तहत मुद्रा की तरलता को घटाया या बढ़ाया जाता है, लेकिन कितने दिनों के लिए? एक दिनों के लिए। यानी कि लैप के तहत मौद्रिक नीति के जो उपाय होते हैं वे 24 घंटे के लिए होते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर मुद्रा की मात्रा कितना घटाना बढ़ाना है, इसके तहत जो नीतियां हैं वही लैप के अंतर्गत है। अगर आरबीआई ये देख ले कि 15 आरबीआई अगर ये तय करे कि 15 अगस्त को जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था में 2.5 लाख करोड़ से क्या ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, ये आरबीआई का निर्णय है। आरबीआई को कई ऐसे आंकड़े हाथ लगे जिसके आधार पर वो निर्णय लिया है कि 15 अगस्त को भारत में 5 लाख करोड़ से ज्यादा कैश रहने नहीं देना है, इससे ज्यादा रहेगा दिक्कत होगा। अब उसे मुद्रा की मात्रा को घटाना बढ़ाना सिर्फ एक दिन के लिए, तो वह किसका सहारा लेगा? यानी लैप मौद्रिक नीति के वे भाग हैं जिसके तहत प्रतिदिन के आधार पर मुद्रा की मात्रा को घटाया और बढ़ाया जाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की समय सीमा पहले 7 दिन थी, लेकिन वर्तमान में कितने दिन हो गया है? एक दिन हो गया है, और एक दिन में दिन और रात पूरा दोनों शामिल है। क्योंकि एक और चीज पर आएंगे जिसमें रात भर के लिए वो लागू रहता है। अब आइए, ये तो समझ गए कि लैप नीति का उद्देश्य प्रतिदिन के लिए नहीं, एक दिन में मुद्रा की मात्रा घटाना बढ़ाना है, तब लैप का इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, लैप जो काम करता है वह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत। लैप किसके तहत काम करता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत काम करता है। या आप कह सकते कि लैप के अंतर्गत लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, समझ गए ना? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल जब बैंक एक दिन के लिए करे, एक दिन के लिए, कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, तब वही क्या कहलाता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहलाता है। यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? तो इसमें दिन के आधार पर, प्रतिदिन के आधार पर आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को घटाता है और लैप के अंतर्गत प्रतिदिन लैप के तहत प्रतिदिन के आधार पर जो मुद्रा की मात्रा को घटाया बढ़ाया जाता है या मुद्रा की तरलता को घटाया और बढ़ाया जाता है, उसके लिए आरबीआई किसका सहारा लेती है? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का सहारा लेती है। यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही मिलकर क्या कहलाएंगे? लैप कहलाएंगे। दोस्तों क्लियर हो गया? और लैप के तहत रेपो रेट क्या है, समझ गए ना? जिस रेट पर व्यापारिक बैंक को लोन मिलेगा, किससे? रिवर्स रेपो रेट वह व्यापारिक बैंक को अपने जमा पर जो ब्याज मिलेगा आरबीआई से, उसे क्या कहेंगे? रिवर्स। तो लैप जो है रेपो और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से काम करता है। अगर एक दिन के लिए पैसा लेना है, एक दिन के लिए पैसा लेना है, तो आरबीआई आपको एक दिन के लिए पैसा उधार देगा, किस रेट पर? अगर एक दिन के लिए पैसा जमा करना है तो आरबीआई आपका जमा लेगा किस रेट पर? और यह क्या कहलाएगा?
और लैब के तहत ऋण सिर्फ बैंक ही नहीं ले सकते, बैंक ले सकता है, सहकारी बैंक ले सकता है, सरकार ले सकता है, केंद्र सरकार ले सकता है, राज्य सरकार ले सकता है, कोई भी लैब का फायदा उठा सकता है। लेकिन आपको पैसा मिलेगा कितना दिन के लिए? आपका पैसा जमा होगा कितने दिन के लिए? 1 दिन। क्लियर हो गया? और लैब के तहत न्यूनतम 5 करोड़ की राशि या तो जमा करना पड़ेगा या उधार लेना पड़ेगा। अब 5 करोड़ से कम की राशि ना लैब के तहत उधार ले सकते हैं, ना ही 5 करोड़ से कम राशि लैब के तहत आरबीआई में जमा कर सकते हैं। तो लैब के तहत न्यूनतम राशि की मात्रा कितनी है? हालांकि 5 करोड़ में कोई कारोबार होता नहीं है, सारा कारोबार 100 करोड़ से ऊपर रहता है। अब पीएनबी को जरूरत पड़ेगा, क्या लगता है 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगा? अगर एक दिन के लिए 5 करोड़ किसी को जरूरत भी पड़ेगा बड़े बड़े बैंकों को, तो वो टाल देगा। तो लैब की न्यूनतम राशि 5 करोड़ भले ही है, लेकिन कोई भी इधर राशि 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ से कम का नहीं होता है। हमको लगता है लैब समझ गए आप। कोई दिक्कत है? एक बार पुनः समझ लीजिए, लैब का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मौद्रिक नीति का हिस्सा है या राजकोष की नीति का? लैब किस नीति का हिस्सा है? लैब मौद्रिक नीति के तहत लैब को लागू करने की सिफारिश किसने की थी? भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई ने किस वर्ष लैब को पूर्ण रूप से लागू किया? यानी लैब कब से लागू है? लैब के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को बढ़ाया घटाया जाता है और इसकी समय सीमा वर्तमान में 1 दिन है, जो पहले कितनी थी? 7 दिन थी। अर्थात लैब के तहत कोई भी बैंक, व्यापारिक संस्था, सहकारी क्षेत्रीय बैंक, खुद सरकार 1 दिन के लिए लैब की सुविधा को उठाते हुए ऋण ले भी सकते हैं और 1 दिन के लिए अपनी पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। लैब रेपो रेट, अगर 1 दिन के लिए पैसा उधार लेना है आरबीआई से किसी को, अगर 1 दिन के लिए पैसा जमा करना है आरबीआई के पास किसी को, तो ये सुविधा उन्हें किसके आधार पर मिलेगी? और लैब किसके माध्यम से काम करता है? यानी लैब सीमा के तहत जो 1 दिन के लिए ऋण लिया जाता है संस्था के द्वारा या बैंकों के द्वारा, तो वह ऋण उसे किस रेट पर मिलेगा? या लैब के तहत कोई भी संस्था, सरकार या बैंक पैसा जमा करता है आरबीआई के पास, तो उन्हें 1 दिन का कितना ब्याज मिलेगा, किस आधार पर? और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 1% क्या होता है? कम होता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होता है? अब ध्यान दीजिए कि हम जो इससे पहले रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़े थे, वो अलग नहीं है दोस्तों, वो अलग, यानी कि वर्तमान में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किसका अंग है? लैब का अंग है। हम बोले थे कि ना, रेपो रेट वह ब्याज दर है, ध्यान दीजिए, रेपो रेट वह ब्याज दर है, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर व्यापारिक बैंकों को आरबीआई से अल्पकालीन ऋण मिलेगा। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। पहले था 7 दिन, अब 1 दिन कर दिया गया है। 1 दिन के लिए आपको रेपो रेट पर लोन मिलेगा, 1 दिन के लिए आप रिवर्स रेपो रेट के दर से आरबीआई में जमा कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यापारी के बैंक या आरबीआई के बीच रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत ऋण आदान प्रदान किया जाता है या जमा लिया दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? लैब कहा जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। समझ गए ना बात को? रेपो रेट के तहत व्यापारिक बैंक का आरबीआई से ऋण लेना और रिवर्स रेपो रेट के तहत व्यापारिक बैंक का अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करना एक तरह से कौन सी फैसिलिटी है? लैब फैसिलिटी है। तो लैब फैसिलिटी के तहत कोई भी संस्था, कोई भी सरकार 1 दिन के लिए ऋण ले सकता है, किस पर? और 1 दिन के लिए पैसा जमा कर सकता है, किस पर? कोई दिक्कत? पढ़िए लैब को। और दोस्तों कोई दिक्कत है? मनीष कुमार, आर कुमार, रंजन कुमार, लैब समझ गए हैं तो बताइए।
क्लियर हो गया? लैप समझ गए? यानी कि मात्रात्मक, ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक नीतियों के तहत या मात्रात्मक उपकरण के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मिलकर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मिलकर ही क्या बनाया? लैप, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आइए दोस्तों अब समझते हैं MSF है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, LAF समझ चुके हैं? LAF मौद्रिक नीति में किसका किसका इस्तेमाल करता है? LAF किस नीति का हिस्सा है? LAF की समय सीमा क्या है? 1 दिन है। कितना दिन है? 1 दिन है। अब आइए इसको समझिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यह मतलब हुआ कि कोई भी व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई से अपने कुल जमा, अपने मतलब मांग जमा प्लस सावधि जमा, व्यापारिक बैंक आरबीआई से अपने कुल जमा का 1% ऋण, कुल जमा का 1% ऋण एक रात यानी 12 एक रात के लिए उधार ले सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक बैंकों के पास यह सुविधा है, केवल किसके पास? सरकार के पास नहीं, सहकारी बैंक के पास नहीं, क्षेत्रीय बैंक के पास नहीं, ये सब सुविधा नहीं है। व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा का, कुल जमा मतलब बैंक का मांग जमा और प्लस सावधि जमा, बैंक का मांग जमा प्लस सावधि जमा, बैंक का मांग जमा और सावधि जमा। तो व्यापारिक बैंक आरबीआई से अपने कुल जमा का 1% ऋण एक रात के लिए उधार ले सकते हैं। 1% ऋण कितने दिन के लिए? एक रात के लिए उधार ले सकते हैं। यही सुविधा क्या कहलाता है? मार्जिनल स्टैंडिंग। यही सुविधा क्या कहलाता है दोस्तों? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाता है। कोई दिक्कत? यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वह फैसिलिटी है जो केवल कौन ले सकता है? व्यापारिक बैंक के अलावे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सरकार इस सुविधा का लाभ, जिस तरह से आप पढ़े थे LAF का फायदा सरकार, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक सब उठा रहे थे। लेकिन अगर MSF की बात करिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर बात करें, तो मार्जिनल फैसिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा केवल कौन उठाते हैं? व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक के अलावे या कोई और जो है इस सुविधा का लाभ उठा नहीं सकते। तो व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा का 1% ऋण, कुल जमा का 1% ऋण एक रात के लिए उधार ले सकते हैं। अब दोस्तों कि इसका ब्याज दर क्या होगा? तो इसका भी ब्याज दर रेपो रेट के बराबर होगा। MSF की सुविधा के लिए न्यूनतम 1 करोड़ रुपया उधार ले सकता है। ध्यान दीजिए, LAF में पैसा उधार भी लिया जाता था और जमा भी किया जाता था, लेकिन MSF जो है ये केवल उधार लेने की फैसिलिटी है। केवल उधार व्यापारिक बैंक किससे लेगा? तो लैप और MSF में बहुत बड़ा अंतर है। अब जान रहे हैं ना, MSF केवल उधार लेने की परिस्थितियां हैं दोस्तों। कोई दिक्कत? समझ गए? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझ गए?
अब आइए दोस्तों, क्लियर है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्लियर है? अब हम थोड़ा सा दोनों को अंतर को जान ले कि ताकि कोई दिक्कत ना रहे। MSF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देखिए कि लैब के तहत लैब की समय सीमा जो है वह कितना दिन है? 1 दिन है। लैब की समय सीमा 1 दिन है और इसका 1 रात है। लैब नीति का इस्तेमाल 1 दिन के लिए होता है, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा केवल 1 रात के लिए होती है। 1 रात के लिए होती है। आप कहिए दोस्तों कि ये 1 रात 1 दिन में क्या हो जाएगा? ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों। ये मुद्रा बाजार है, हजारों करोड़ में सारा कारोबार होता है, हजारों करोड़ में मुद्रा बाजार। जब हम आगे के फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट बहुत तरल होते हैं। लगभग सारा कारोबार 100 करोड़ से ऊपर का होता है। 1 दिन के लिए भी अगर 100 करोड़ रुपया उधार दे दिया गया, उस पर 1% ब्याज है, तो देने वाले और लेने वाले को कितना प्रॉफिट होगा? आप समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए कि 1% ब्याज पर ही अगर 100 करोड़ रुपया उधार दिया गया, तो उसका ब्याज निकाल लीजिए, उतना फायदा हो गया ना आरबीआई को। तो आप ये मत समझिए 1 दिन में कुछ नहीं होगा, 1 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। 1 दिन के लिए ही पैसा उधार देकर आरबीआई एक बड़ा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। 1 दिन का ही उधार लेकर व्यापारिक बैंक अपने कई बड़े कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एनटीपीसी गया लोन लेने के लिए, कितना 96,000 करोड़। बैंक अपने बैलेंस शीट को चेक किया, 100 करोड़ घट रहा है। अब एनटीपीसी को लोन लेना आज ही, एनटीपीसी जो बड़ी संस्था है बिजली उत्पन्न करने का, उसको आज ही लेना है। अब 100 करोड़ रुपए उस बैलेंस शीट से गड़बड़ा रहा है। कल उस बैंक के पास 100 करोड़ आ जाएगा। अब क्या करेगा? उसको लोन नहीं देगा, उस दिन देगा। सुविधा उठाएगा किसका? MSF का। 100 करोड़ लाया, लोन दिया, फिर कल बैलेंस शीट ठीक हुआ, 100 करोड़ वापस कर दिया। हुआ कि नहीं फायदा? समझ रहे ना बात को? तो आप ये मत सोचिए 1 दिन में क्या हो जाएगा। जहां हजारों करोड़ इधर से उधर हो रहे हैं, वहां 1 दिन क्या, 1 ही रात में बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो लैब की सुविधा कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। MSF की सुविधा 1 रात के लिए। बात को ध्यान दे रहे ना? बहुत काम देख रहे हैं, नौकरी करने वाला का लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, लक्षण सही बना के रखिए ताकि हमेशा देखने का बात पता चले कि नहीं पढ़ने लिखने वाला लड़का है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, आसपास हरकंप मच जानी चाहिए कि कोई पढ़ लिख रहा है। निष्क्रिय होकर नहीं पढ़ना है, जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। ठीक है? जबरदस्ती पढ़ने से अच्छा है पढ़ाई छोड़ ही देना है। एकदम जीरा मरीच का दुकान खोल लेना है। क्या नहीं, बहुत को देखते हैं एकदम निष्क्रिय हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। उसको दोस्त उठाने जा रहा है तो 4 बेर धक्का मार रहा है के बारे में। तो निष्क्रिय रहिएगा, पीछे चला जाइएगा। मौद्रिक नीति के तहत एकदम 1 रात की बात हो कि 1 दिन को हमेशा एक्टिव रहना है। दूसरा अंतर है कि लैब के तहत कोई भी ऋण ले सकता है। व्यापारिक बैंक भी ऋण ले सकता है, और कौन ऋण ले सकता है? लैब की सुविधा का ख्याल व्यापारिक बैंक, सरकार दोनों। लेकिन केवल MSF की सुविधा कौन? व्यापारिक बैंक। केवल कॉमर्शियल बैंक ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तीसरा कि लैब के तहत ऋण भी लिए जा सकते हैं और जमा भी किए जा सकते हैं। लैब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से काम करता है।
लैब किसके माध्यम से काम करता है? रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट के माध्यम से काम करता है। तो रेपो रेट उधार लेने के लिए और रिवर्स रेपो रेट, तो लैब की जो मौद्रिक नीति है वो ऋण और जमा दोनों से है। आरबीआई जो ऋण देगा और आरबीआई जो जमा लेगा, इन दोनों बातों से सरोकार रखता कौन? लैब, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लेकिन अगर आप बात कर दीजिएगा एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके तहत केवल ऋण लिए जा सकते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत केवल ऋण लिए जा सकते हैं, जमा नहीं किए जा सकते। अगली जो बात है दोस्तों कि इसके तहत न्यूनतम कितना? 5 करोड़। इसके तहत न्यूनतम, इसके तहत, लेकिन यह न्यूनतम राशि है, इतना का कारोबार होता नहीं है। जब बात आरबीआई और व्यापारिक बैंकों के बीच होती है तो कोई भी लेन देन लगभग 100 करोड़ से कम का नहीं होता है। कोई भी लेन देन लगभग 100 करोड़ से कम का, तो यह तो न्यूनतम राशि है बस। अब इसके तहत दोस्तों लैब के तहत एसएलआर, एसएलआर को समझे थे? एसएलआर को समझे थे? लैब के तहत ऋण लेना है तो एसएलआर गिरवी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब ऋण लेगा, चाहे व्यापारिक बैंक ऋण ले आरबीआई से, उसको भी जमानत दिखाना पड़ेगा। और इसके तहत एसएलआर को गिरवी रख सकते हैं, एसएलआर को गिरवी रख सकते हैं। तो एक बार पुनः आइए हम समझते हैं इस बात को। सबसे पहले यह समझ लेना है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों ही मौद्रिक नीति के अंग हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों ही मौद्रिक नीति के अंग हैं। जहां लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की समय सीमा 1 दिन है, वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की समय सीमा 1 रात का है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का सुविधा व्यापारिक बैंक, सरकार और अन्य कोई संस्था दो सब उठा सकते हैं, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा केवल कौन उठा सकते हैं? व्यापारिक बैंक, केवल व्यापारिक बैंक उठा सकते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ऋण भी लिया जा सकता है व्यापारिक बैंक के द्वारा और जमा भी किया जा सकता है व्यापारिक बैंक के द्वारा, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में केवल ऋण लिए जा सकते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जमा करने की सुविधा नहीं देता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत न्यूनतम 5 करोड़ ऋण लिए जा सकते हैं या जमा किए जा सकते हैं, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत न्यूनतम 1 करोड़ ऋण लिए जाते हैं। हालांकि मुद्रा बाजार में न्यूनतम कुछ क्यों ना हो, कोई भी कारोबार 100 करोड़ से कम का नहीं होता है। कोई भी कारोबार व्यवहारिक तौर पर 100 करोड़ से कम का नहीं होता है। अगली बार कि अगर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना है तो इसके लिए वे एसएलआर को गिरवी नहीं रख सकते हैं, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत ऋण लेना है तो दोस्तों वह एसएलआर को गिरवी रख सकता है। क्लियर हो गया? मौद्रिक नीति समाप्त हो चुका है। देखे चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में देखते हैं। और आयरन इकोनॉमी सर से ऊपर नहीं जा रहा है। देखिए एक बात सुन लीजिए, एक बात हमारी बातों को, हम भी पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे थे ना, बहुत चीज सर के ऊपर चल जा रहा था। जैसे हम पहली बार जब लैब पर आ रहे थे और सर पढ़ा रहे थे
कुछ नहीं समझे थे। तो कभी कभी इकोनॉमी में ऐसा आएगा कि लगेगा कि कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं रहे हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है दोस्तों, फिर से पढ़ना है। तो इकोनॉमी में कभी कभी आता है कि पहली बार जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रहता वो पहली बार इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो अगर जब कभी दिक्कत होगा तो इसीलिए हम स्लो स्लो खींच रहे हैं और प्रश्न करवा रहे हैं। तो आइए अब बस एक क्लास बचेगा, एक क्लास के बाद हम प्रश्नों पर आ जाएंगे। और प्रश्न बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी में जो प्रश्न पूछता है ना स्टैंडर्ड प्रश्न, वो पीसीएस पूछता है या आईएएस एग्जाम पूछता है। इसीलिए लगभग जितना भी प्रश्न होगा ना, लगभग काफी भारी भारी प्रश्न होगा दोस्तों। नॉर्मल एग्जाम में इकोनॉमी या तो पूछते नहीं है या एक दो इकोनॉमी पूछते हैं, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मिलिए दोस्तों अगले क्लास में। कहिए कोई दिक्कत है?